हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 60 प्रश्न करेंगे जिसके इस नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं 60 प्रश्न। ठीक है, तो इसमें से पहला प्रश्न है, नाद मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। ठीक है, तो नाद जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार का माना जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, 1, 4, 2 और 3। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार का नाद माना जाता है, आहत नाद और अनाहत नाद। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर, संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। ठीक है, तो संगीत का आधार किस नाद को माना जाता है। संगीत का आधार आहत नाद को माना जाता है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, आहत नाद किस प्रकार उत्पन्न होता है। तो किस प्रकार उत्पन्न होता है आहत नाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, द्रव्यों के आघात से उत्पन्न होता है। ठीक है, आहत नाद। अगला प्रश्न है चौथा, ध्वनि कितने माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है, तो ध्वनि जो है 3 माध्यमों से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इसको भी आप कर लें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कंपन कितनी प्रकार का होता है। ठीक है, तो कंपन कितने प्रकार का होता है। कंपन जो है 2 प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न, नियमित तथा अनियमित यह किसके प्रकार हैं। तो नियमित तथा अनियमित जो है वो कंपन के प्रकार हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न, नाद की कितनी विशेषताएं हैं। तो नाद की कितनी विशेषताएं होती है। विशेषताएं मतलब होता है गुण। तो नाद के कितने गुण होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3 विशेषताएं होती हैं नाद के। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, नाद की विशेषताएं कौन सी हैं। ठीक है, तो तारता, तीव्रता, जाति, ठीक है, इंटेंसिटी, पिच, टिम्बर, तीसरा छोटा बड़ापन, गुण, ऊंचा नीचापन या उपरोक्त सभी। तो नाद की विशेषताएं ये तीनों हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर, इंटेंसिटी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं तीव्रता। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्रता। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। तो कंप विस्तार पहला, दूसरा ऊंचा नीचापन, तीसरा छोटा बड़ापन और चौथा तारता। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ठीक है, इसका ऑप्शन है द्रव्य पर, आंदोलन संख्या पर, आवृत्ति पर या कंप विस्तार पर। तो तीव्रता जो है कंप विस्तार पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर प्रश्न, कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता खाली स्थान होता है। ठीक है, तो कंप विस्तार बड़ा होने से तीव्रता जो है बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन
2 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां नंबर प्रश्न, नाद के ऊंचे नीचेपन को क्या कहा जाता है? तो नाद के ऊंचे नीचेपन को कहा जाता है तारता। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं नाद से संबंधित प्रश्न हैं, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसे अवश्य रूप से करके जाएं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तारता को अंग्रेजी में किस नाम से संबोधित करते हैं? तो तारता को अंग्रेजी में पीच कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरुषों की आवाज़ महिलाओं की आवाज़ से प्रायः मोटी होती है। नाद के इस गुण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो नाद के इस गुण को क्या कहा जाएगा? तीव्रता कहा जाएगा, नाद का छोटा बड़ापन कहा जाएगा, तारता कहा जाएगा, या आंदोलन कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा जाएगा तारता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न, तारता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तीव्रता पर, आवृत्ति पर, कंप विस्तार पर, या पिच पर? तो तारता जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न, आवृत्ति के कम होने से तारता खाली स्थान होता है। ठीक है, तो आवृत्ति के कम होने से तारता जो है घटती है, बढ़ती है, अनियमित हो जाती है, समान रहती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा कि आवृत्ति के कम होने से तारता जो है घटती है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, किसी तार की लंबाई कम करने से तारता खालिस्तान हो जाती है। ठीक है, तो किसी तार की लंबाई कम करने से तारता जो है बढ़ेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तारता जो है बढ़ जाएगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां नंबर प्रश्न, साधारण रूप से मनुष्य के कान अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन पाते हैं? ठीक है, तो साधारण रूप से कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन पाते हैं मनुष्य के कान? तो इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 38,000। ठीक है, इतनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन पाते हैं मनुष्य के कान साधारण रूप से। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां नंबर प्रश्न है, मानव कान कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? ठीक है, तो कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 16। ठीक है, ये आपको कर लेने हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां नंबर प्रश्न, संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनि निश्चित की गई है? संगीत में कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ निश्चित की गई है? तो इसका ऑप्शन है 40, 160 और 240 और 108। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है कम से कम कितनी आवृत्तियाँ, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 40। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 22वां नंबर, संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ प्रयोग में आती हैं? तो संगीत में अधिकतम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ प्रयोग में आती है? तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 4000 आवृत्तियों की ध्वनियाँ प्रयोग में आती है। अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न, 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है?
तो 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कंपन कहा जाता है पहला, दूसरा आंदोलन, तीसरा तारता और चौथा फ्रीक्वेंसी। तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। तो इसका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। नाद की विशेषता जाति किस पर निर्भर करती है? नाद की विशेषता जाति जो है टिम्बर, वो किस पर निर्भर करती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन पहला। ठीक है, सहायक नादों पर निर्भर करती है जाति की विशेषता, नाद की विशेषता जाति। ठीक है, सहायक नादों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है 25वां नंबर प्रश्न। दो वाद्यों में एक ही स्वर बज रहा हो तो भी हम बिना देखे यह बता सकते हैं कि यह दो अलग अलग वाद्य बज रहे हैं। ऐसा किसके कारण होता है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सहायक नादों के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता खाली स्थान है। ठीक है, तो मध्यम स्वर की तारता जो है पंचम स्वर की तारता से खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कम है। ठीक है, मध्यम स्वर की तारता पंचम स्वर की तारता से कम है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 27वां नंबर प्रश्न। तार सप्तक का षड्ज मध्यम सप्तक के षड्ज से तारता में खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार सप्तक का षड्ज है मध्यम सप्तक के षड्ज से तारता में ज़्यादा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 28वां नंबर प्रश्न। ठीक है, सितार पर ऋषभ की तीव्रता पंचम से खाली स्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कम है, ज़्यादा है, छोटी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताने हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, ये प्रश्न आपके लिए है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 29वां नंबर। नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं? तो नाद के 5 प्रकार किस ग्रंथकार ने माने हैं, बताओ। ये है नारद मुनि। हमारे पार्ट 1 वाला जो वीडियो है जिसमें 40 क्वेश्चन हमने करवाया था, उसमें हमने आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए कहा था कि नाद के कितने प्रकार होते हैं। उसमें ये आंसर आएगा 5। ठीक है, और मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें 2 होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 30वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है कि संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को क्या कहा है? तो संगीताचार्य चतुर ने उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को वातज कहा है, पितज कहा है, कफज कहा है या सन्निपात कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातज। उन्होंने वातज कहा है उच्च तथा रुक्ष ध्वनि को, संगीताचार्य चतुर ने। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न। पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? तो पितज ध्वनि कौन सी मानी जाती है? इसका ऑप्शन है मधुर तथा सुकुमार, ठीक है, गंभीर तथा घनशील और उच्च तथा रुक्ष, चौथा मिश्रित। ठीक है, तो कौन सी मानी जाती है? गंभीर तथा घनशील। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 32वां नंबर प्रश्न। महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है, ये बताना है आपको। तो महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है 33वां नंबर। मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या कितनी है? तो मतंग के अनुसार एक सप्तक में श्रुतियों की संख्या
है 22। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखना है। प्रश्न नंबर 34। ठीक है, 66 श्रुतियाँ किसने मानी हैं? चलो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 22 श्रुतियाँ तो सबको पता है, लेकिन 66 श्रुतियाँ किसने मानी हैं ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोहल ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको करके ही जाना है। 66 श्रुतियाँ किसने मानी है? तो कोहल ने मानी है। अगला प्रश्न है 35वां नंबर। धैवत स्वर की श्रुतियाँ कितनी मानी जाती थी? ठीक है, तो धैवत स्वर की श्रुतियाँ जो है 3 मानी जाती थी। अगला प्रश्न है 36वां नंबर प्रश्न। 2 श्रुतियों का निम्न में से कौन सा स्वर है? ठीक है, तो 2 श्रुतियों का स्वर कौन सा है? ऋषभ कितने श्रुति का होता है? मध्यम, धैवत और गंधार। तो इनमें से 2 श्रुतियों का स्वर कौन सा है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ये गंधार जो है 2 श्रुति का होता है। दोस्तों आप सभी को बताना है ऋषभ में कितने श्रुतियाँ होती है, और मध्यम कितने श्रुति का होता है, और धैवत जो है कितने श्रुति का होता है। कमेंट बॉक्स में इसको आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 37वां नंबर प्रश्न। षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर होता है? ठीक है, तो षडज ग्राम में पंचम जो है 17वीं श्रुति पर होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38वां नंबर प्रश्न। मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है? अब मध्यम ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित रहता है इसे बताना है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो एक श्रुति का अपकर्ष हो जाता है मध्यम ग्राम में, ठीक है, पंचम का, तो वो 16वीं श्रुति पर स्थापित होता है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये दोनों आपको करने ही करने हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 39वां नंबर प्रश्न। षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को महर्षि भरत ने क्या नाम दिया है? ऐसा प्रश्न है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है प्रमाण श्रुति, ग्रामांतर श्रुति और पूर्ण श्रुति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा प्रमाण श्रुति माना है। दोनों षडज ग्राम तथा मध्यम ग्राम के दोनों पंचम स्वरों के श्रुति अंतर को प्रमाण श्रुति कहा जाता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके भी आने की संभावना बहुत अधिक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न। प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किसी विधि द्वारा दर्शाया? किस विधि द्वारा दर्शाया? प्रमाण श्रुति को महर्षि भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया? ठीक है, ये प्रश्न है। इसका ऑप्शन है मूर्छना द्वारा, सारणा द्वारा, श्रुति दर्पण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमाण श्रुति को भरत ने किस विधि द्वारा दर्शाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा सारणा विधि द्वारा दर्शाया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न। भरत की सारणा पद्धति में तारों को कितनी बार उतारा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कितनी बार उतारा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 बार। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। ठीक है, ये कह रहा है द्वितीय सारणा से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? तो द्वितीय सारणा से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लें। इसका ऑप्शन है तीसरा 12 और चौथा 6। ठीक है, और इसका 2 ऑप्शन इधर रह गया, इसको देख लेते हैं। 0 और 4। ठीक है, 0 और फिर 1 है 4 दूसरा ऑप्शन। तो द्वितीय सारणा से कितनी श्रुतियों की सिद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 श्रुतियों की सिद्धि होती है द्वितीय सारणा से। ठीक है, ये आपको कर लेने हैं। चलो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है 23वां नंबर प्रश्न, 43वां नंबर प्रश्न। तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियाँ मिलती है? ठीक है, तो तृतीय सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 श्रुतियाँ प्राप्त होती है। अगला प्रश्न 44वां नंबर। महर्षि भरत की चौथी सारणा से कितनी श्रुतियाँ प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 45वां नंबर। भरत ने सारणा पद्धति में कितनी वीणाओं का प्रयोग किया था? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो भरत ने सारणा पद्धति में 2 वीणाओं का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 46वां प्रश्न। भरत की प्रत्येक वीणा पर कितनी तारें थी? तो भरत के प्रत्येक वीणा पर 9 तारें थी। ये आपको करके जाना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 47वां नंबर प्रश्न। आचार्य के.सी.डी. बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति का उदाहरण किस यंत्र द्वारा दिया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है श्रुति दर्पण। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 48वां नंबर प्रश्न। श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो श्रुति दर्पण नामक यंत्र का आविष्कार जो है, अभी हमने आगे पढ़ा, आचार्य बृहस्पति ने किया। इसका राइट आंसर आचार्य बृहस्पति हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है 49वां नंबर प्रश्न। निम्न में से किसकी सारणा पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियाँ थी? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किसकी सारणा पद्धति में वीणा पर 22 तंत्रियाँ थी, 22 तार थी? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारंगदेव। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं 50वां नंबर प्रश्न है। श्रुति दर्पण में कितनी तंत्रियाँ बांधी जाती है? ठीक है, तो श्रुति दर्पण में 5 तंत्रियाँ बांधी जाती हैं, ये आपको याद करने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल कितने माने हैं? ठीक है, तो आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतराल माने हैं 3। इसका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? आचार्य बृहस्पति द्वारा बताए गए श्रुति अंतरालों के नाम क्या हैं? ठीक है, तो आचार्य बृहस्पति ने श्रुति अंतरालों के क्या नाम बताए हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने श्रुति अंतरालों का नाम बताया है क ख ग। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है? ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन इधर है, कौन सबसे बड़ा श्रुति अंतराल है क ख ग में। ठीक है, जिन्होंने जिस श्रुति अंतराल को आचार्य बृहस्पति ने माना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग क ख घ, इनमें से कौन? ठीक है, तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा क। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं 54 नंबर। पंडित ओमकार नाथ ने सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, सबसे छोटा श्रुति अंतराल कौन सा माना है? तो 3 को माना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं
55 नंबर प्रश्न, पंडित ओमकार नाथ द्वारा बताए गए श्रुति अंतराल कितने हैं? ठीक है, तो कितने हैं पंडित ओमकार नाथ द्वारा बताया गया श्रुति अंतराल? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोमा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। छप्पन नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? तो निम्न में से कौन सा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है? ठीक है, तो लीमा श्रुति अंतराल सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, 57 नंबर प्रश्न, कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोमा नामक श्रुति अंतराल का गणितीय मूल्य कितना माना गया है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 81/80। ये आपको करके ही जाना है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, आचार्य बृहस्पति द्वारा धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियाँ हैं? ठीक है, आचार्य बृहस्पति द्वारा धैवत स्वर की निम्न में से कौन सी श्रुतियाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क ख ग। इसको हमने पहले भी पढ़ा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, 59 नंबर प्रश्न, आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है? ठीक है, तो षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम क्या है आचार्य बृहस्पति द्वारा दी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ग क ख ग। ये षड्ज स्वर की 4 श्रुतियों का क्रम है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अंतिम प्रश्न, 60 नंबर प्रश्न है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है? ठीक है, तो प्रश्न ये कह रहा है, तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम क्या रखा है? ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 कोमा, फिर लघु, फिर लीमा, फिर कोमा। इस तरीके से पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने पंचम स्वर की श्रुतियों का क्रम रखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 कोमा, लघु, लीमा, कोमा। ठीक है, कोमा, लघु, लीमा, कोमा। तो ये आपको याद करके जाने। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के प्रश्न करेंगे, जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आज के लिए बस इतना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा, और यह प्रश्न इस वर्ष इनमें से प्रश्न अवश्य बनेंगे, तो इसे आप ज़रूर से करके जाएं। धन्यवाद।